हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। तो गाइस, कैसे हो आप सभी साथी लोग। आशा करता हूँ सभी साथी शानदार तैयारी कर रहे होंगे और शानदार प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, और ये मेरा वादा है कि आप लोगों को इतने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करवा दूंगा कि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट वार के साथ, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि समय समय पे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो गाइस, आज आपकी फोर्थ क्लास है, ये आपकी एएनएम की, तो सभी बने रहिए। साइंस की फोर्थ क्लास है और जीके का वीडियो भी आपके लिए हम लोग डाल देंगे जस्ट ही, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आपका सेशन शानदार रहने वाला है। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी साथियों को बता दूं, जितने भी क्वेश्चन आप लोग रीड करते हो तो एक एक क्वेश्चन देखा करें, देन उससे और भी ज़्यादा फैक्ट खोजने की कोशिश किया करें और साथ में नोट्स भी बनाया करें। ओके, इससे आपकी शानदार प्रैक्टिस होगी और अच्छे से अच्छे नंबर आप जो है एक्सेप्ट करोगे और ज़्यादा नंबर पाओगे। तो इससे अच्छा बेहतर रिजल्ट कुछ और है ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार साइंस का क्लास है। तुल्यकालिक कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में उपग्रह कितना समय लेता है। देखिए, बहुत ही प्यारा सा कुछ क्वेश्चन है। सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन, जो आपका भू तुल्यकालिक उपग्रह कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में कितना समय लेता है, आपको बताना है। तो गाइस, यहाँ पे आपको बता दूँ, आपका जो भूतुल्यकालिक उपग्रह है वह कितना समय लेता है, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। 24 आवर लेता है आपका भूतुल्यकालिक उपग्रह कक्षा में परिक्रमण को पूरा करने के लिए, वह भी एक परिक्रमण को पूरा करने के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। चलिए, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको छोटा कर लेते हैं पहले। चलिए, अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ, आइंस्टीन इक्वेशन फॉर एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंस इज। आइंस्टीन का ऊर्जा और द्रव्यमान का समीकरण किसके समतुल्य होता है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके गाइस, नोट डाउन जरूर कर ले। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का ऊर्जा और द्रव्यमान समीकरण होता है। और यह क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम में बार बार देखा जाता है और बार बार आता है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर ले। ओके, देन बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। चलिए, ये देखिए, ये आपका जो है ब्रह्मांड सिलेबस में आपको मैंने बताया था। पहला सिलेबस आप यानी पहला टॉपिक आपका ब्रह्मांड से था। तो पहला क्वेश्चन देखिए ब्रह्मांड के टॉपिक से आपके सामने आ गया। द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चेड बाय रसिया वाज, रूस द्वारा प्रमोशन किया गया प्रथम उपग्रह था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ सभी साथियों को मालूम होना चाहिए जो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था पहला उपग्रह, पहला सैटेलाइट, वह कौन सा था। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है, स्पुतनिक। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, स्पुतनिक आपका सैटेलाइट था जिसको रसिया ने सबसे पहले लॉन्च किया था। ओके गाइस, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह का किस ऊंचाई तक उत्पादन किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह का किस ऊंचाई तक उत्पादन किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ। तो आपको ध्यान में रखना है, ये इस पे कितनी हाइट पे किया जाता है, तो आपको 200 किलोमीटर की हाइट पे किया जाता है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सभी साथियों को बताया हमने कि अभी जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं क्वेश्चन में, उनको अभी हम लोग सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, लेकिन जैसे ही टोटल करवा के हो जाते वैसे ही एक क्लास आपके लिए लाएगी, उसमें टोटल पूरे के पूरे न्यूमेरिकल हम लोग ले लेंगे और वहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। चलिए, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, जो कि आपके सिलेबस में सेकेंड यूनिट है, यूनिट और विमाएँ।
तो आप सभी को यूनिट और विमाएँ भी याद रख लेना है। ओके, एंगस्ट्रॉम की किसकी इकाई है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताना है लंबाई की, द्रव्यमान की, समय की, या इनमें से किसी की नहीं। तो बहुत ही अच्छा और कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। इसमें ध्यान में रखना है आपको कि जो दूरी है आपकी डिस्टेंस, उसको हम लोग किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। ओके, दूरी को आपने देखा होगा, ये जो एंगस्ट्रॉम है ये आपकी तरंग दैर्घ्य की यूनिट है, तरंग दैर्घ्य की यूनिट है, और तरंग दैर्घ्य एक लंबाई होती है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम लंबाई की यूनिट है। ओके गाइस, अब यहाँ पे आपकी जो, हाँ, आपकी जो एंगस्ट्राम की इकाई है वह लंबाई है, लेकिन आपके रियल में एंगस्ट्राम जो है यानी लंबाई की जो यूनिट होती है वह आपको ध्यान में रखना है मीटर होती। क्या होती है? मीटर होती है। साथ साथ में इनके ऑप्शन के भी फैक्ट आपको समझा दूंगा। और द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? तो केजी होती, किलोग्राम। ओके, और समय की सेकंड होती है, आपको ध्यान में रखना है। ये भी नोट डाउन करते चले। लंबाई की मीटर होती है यूनिट, द्रव्यमान की केजी होती है, और समय की, यानी ये एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम। ओके, एसआई यूनिट, तो ये एसआई यूनिट आपको ध्यान में रखना है। लंबाई की एसआई यूनिट मीटर होती है, द्रव्यमान की केजी होती है, और समय की सेकंड होती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, तो लंबाई की यूनिट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर एसआई यूनिट पूछ ले लंबाई की तो वो मीटर होती है। ओके गाइस, चलिए, और एंगस्ट्रॉम को कैसे दर्शाते, शो करते, ये भी आपको याद में रखना है। ए पे डैश। ओके, इस प्रकार से शो करते। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी? तो आपकी जो दीप्त तीव्रता की का मात्रक क्या होता है? अब यहाँ पे दीप्त तीव्रता आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। एक और शब्द आपको देखने को मिल सकता है, वो शब्द है आपका ज्योति तीव्रता। ओके, ज्योति तीव्रता की यूनिट भी पूछ सकता है आपको, या मात्रक पूछ सकता है। तो गाइस, यहाँ पे बताना है दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। आपके सामने ऑप्शन है तरंग, एंगस्ट्रम, कैंडेला, पारसेक, रेडियन। तो इसका सही उत्तर आपको बता दूं गाइस क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा कैंडेला। आपको ध्यान में रखना है, ज्योति तीव्रता की यूनिट होती, आपकी मात्रक होता है कैंडेला। देन आपको बताया था मैंने कि जो एंगस्ट्रम है वह किसका मात्रक है, तो वह तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। ओके, और आपका जो पारसेक है वो किसका मात्रक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पारसेक आपका दूरी का मात्रक है। ओके, दूरी का मात्रक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है ये पारसक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। देखिए, इतने क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करवा देंगे कि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। 1 पाउंड इज इक्वल टू, 1 पाउंड किसके बराबर होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपको बता दूँ, इसका सही उत्तर होगा आपका 453.59 ग्राम। आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए, 453.59 ग्राम आपका 1 पाउंड के बराबर होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे हम लोग। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 2 बार प्रकाश वर्ष टाइपिंग हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बट आपको ध्यान में रखना है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, इसका सही उत्तर आपको बता दूं क्या होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर प्रकाश वर्ष। ओके, आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, इसका सेकेंड नंबर का आंसर सही हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आप साथ में बोल कर लिखा करें, इससे आपको बहुत जल्दी याद होगा। ओके गाइस, तो ये आपको याद में रखना है। चलिए, बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो कृपया करके एक लाइक जरूर कर दे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अपने सोशल साइट्स पे जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, इन पे भी शेयर कर दिया करें, ताकि आपके सभी साथियों तक ये कंटेंट उनको भी अवेलेबल हो सके और उनका भी हेल्प हो सके तैयारी करने में। चलिए गाइस, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days?
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि 2 दिन में कितने सेकेंड होते हैं। तो गाइस ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 2 दिन में कितने सेकेंड होते हैं। तो गाइस सबसे पहली तो बात, एक दिन में कितने 24 आवर होते हैं और 2 दिन में कितने हावर हो जाएंगे, तो आपके 48 हावर हो जाएंगे 2 दिन में। अब गाइस आप सभी साथियों को बता दूं कि आपका जो 1 हावर होता है ना, 1 हावर इसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो आपके हो जाएंगे 60 सेकेंड। ओके, तो गाइस टोटल जो है 1 हावर में 3600 सेकेंड होते हैं। कितने? 3600 सेकेंड होते हैं आपके 1 हावर में। तो 1 घंटे में जब 3600 सेकेंड हो रहे हैं तो गाइस आपके 48 हावर में पूछा है उन्होंने। आपको समझ आ रहा है ना? एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, आपका जो 1 हावर में है, ओके, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड होते हैं, ओके, बराबर 3600 सेकेंड होते हैं आपके 1 हावर में। तो आपको 48 हावर में कितने पूछा है, ओके। तो गाइस यहाँ पे 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा गाइस? तो चलिए देखते हैं, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे आपका आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका ओके, ये सेकंड नंबर का आंसर होगा इसका सही, ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए गाइस, क्या है ये मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आपका एक अलग से ही सेशन लाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम जाता है गाइस, तो इसके लिए अलग से सेशन लेके आएंगे हम लोग, ओके। लोहे की एक आयताकार चादर की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 mm है। चादर का आयतन कितना होगा? तो गाइस चलिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं हम। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो हम लोग एक अलग सेशन में करेंगे, ओके गाइस। यहाँ पे पूछा है कि एक लोहे की चादर, तो गाइस ये एक लोहे की चादर होगी आपकी, तो कुछ इस प्रकार से होगी, ओके, कुछ इस प्रकार से होगी। उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो गाइस यहाँ पे लंबाई कितनी दिया है उन्होंने, देखिए 10 मीटर दिया है, ओके। देन उसके बाद आपकी चौड़ाई कितनी दिया है, तो चौड़ाई आपकी 50 मीटर दिया है, ओके। कितनी? ये आपकी चौड़ाई है, ये 50 मीटर दिया है। और आपकी हाइट कितनी दिया है, तो आपकी हाइट दिया है 2 mm। गाइस यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आपको अलग से सेशन आपके लिए लाया जाएगा, ओके गाइस। फिर भी इसको बता ही देते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे आपका चादर आपको बना के दिखाया मैंने, कुछ इस प्रकार है, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये एक प्रकार से घनाभ बन रहा है, ओके। क्या बन रहा है? घनाभ बन रहा है। जो आयताकार चादर है वह एक प्रकार से घनाभ बन रही है। और घनाभ के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है? L/B, ओके, L/B/H होता है। तो गाइस इन सभी वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दोगे आप और सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके गाइस। 10 इंटू, ओके, 50 इंटू 2 mm, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है, ओके। यूनिट चेंज कर लेना है और एक इक्वल यूनिट लाना है, यानी मीटर में यूनिट लाना है। तो mm वाली को भी चेंज कर दोगे आप और सेंटीमीटर वाले को भी चेंज कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा गाइस। चलिए, इसलिए यहाँ पे क्या है, देखो अब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आपको एक अलग से ही सेशन लाएंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स है उनके लिए, ओके। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे जिस तरीके से मैंने बताया है, 0.01 मीटर क्यूब इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, निम्न में से कौन सी धातु बॉक्साइट का अयस्क है? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। तो गाइस ये आपको ध्यान में रखना है, जो बॉक्साइट का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से, ओके। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर का क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को किसके द्वारा निश्चित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो डिसाइड किया गया था वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने तत्वों को जमाया था, ओके। कैसे जमाया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को जमाया था। जबकि आपको एक क्वेश्चन पूछेगा मोज़ले की आवर्त सारणी में तत्वों को, देखिए
ये अभी अभी जो आवर्त सारणी चल रही है, ये चल रही है आपकी मोजले की। ओके, मोजले की आवर्त सारणी, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। किसे? मोजले को। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर जमाया गया था, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। ओके, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। अगर पूछता है मोजले या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस स्थिति द्वारा जमाया गया या अरेंज किया गया, तो तब आपको परमाणु क्रमांक लगाना है। लेकिन अभी क्या पूछा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो आपको लगाना है एटॉमिक मास। ओके, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार निश्चित किया गया था। आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा? तो गाइस बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुनिए एक एक बातें जो आपको बता रहा हूँ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए, ये रहा आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। टर्मरिक गिव्स येलो कलर इन एसिडिक इन एंड पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। दिस सो डेट टर्मरिक कैन बी यूज्ड एज एन। हल्दी अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। तो यह हल्दी का प्रयोग किसके रूप में प्रदर्शित करता है? तो गाइस देखिए, आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में समझना होगा कि जैसे ही हल्दी को अम्लीय विलयन में मिलाया जा रहा है तो वह पीला रंग शो कर रहा है, और क्षारीय विलयन में मिलाया जा रहा है तो गुलाबी रूप शो कर रहा है। यानी वो एक प्रकार से इंडिकेटर का काम कर रहा है। किसका? सूचक का काम कर रहा है। ओके, किसका काम कर रहा है? सूचक का काम कर रहा है, इंडिकेटर का। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा गाइस? इंडिकेटर, सूचक। ओके, ध्यान में रखना है आपको। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन है विच एमंग द 4 कंपाउंड्स वुड गिव ब्रिस्क ओके इफ्रेवेंसेस विथ एसिडिक एसिड। नीचे दिए गए यौगिक में से कौन सा यौगिक एक एसिडिक अम्ल के साथ तीव्र बुदबुदाहट देता है? नीचे दिए गए यौगिक में से कौन सा यौगिक एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला, जिसे सिरके में भी मिलाया जाता है। ओके, तो अम्ल के साथ तीव्र बुदबुदाहट देता है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एसिटिक अम्ल के साथ तीव्र बुदबुदाहट देता है? बुदबुदाहट बोले तो ऐसे बबल्स वगैरह बनना। ओके, बबल्स वगैरह बनना। तो गाइस यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका वह यौगिक या कंपाउंड है जो एसिटिक अम्ल के साथ तीव्र बुदबुदाहट देता है। ओके, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। खाने का सोडा भी कहा जाता है। देन यहाँ पे आपका NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। ओके गाइस, यह भी याद में रखना है आपको। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन लगा देते हैं हम लोग। चलिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। हाँ, चलिए, अब आपको दिखाई देगा ये क्वेश्चन। तो गाइस, आपके सामने क्वेश्चन है कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ। निस्तापन एक प्रक्रम है वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, कार्बन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, या गंधक की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। तो गाइस, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? यह आपको ध्यान में रखना है। जो निस्तापन प्रक्रिया है वह क्या है? वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, ये निस्तापन की प्रोसेस कहलाती है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लिक्विड नॉन मेटल अधातु। ओके, नॉन मेटल, निम्न में से कौन सा द्रव अधातु है? बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपका जो ब्रोमीन है वह कैसा है? लिक्विड है और अधातु है। देखिए, सभी जो अधातुएं हैं वह आपको ध्यान में रखना है।
आपका जो ब्रोमीन है उसमें से ब्रोमीन आपकी द्रव है। सभी धातुओं में से जो है सभी अधातुओं में से आपकी ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो कि किस में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको समझ लेना है। ओके, जो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है वह 35 होता है आवर्त सारणी में। देन उसके बाद आपका जो पारा है, मरकरी जिसे कहते हैं, वह एक द्रव धातु है। कैसी है? द्रव धातु है। जबकि सभी धातुएं आपकी क्या पाई जाती है, ठोस होती है। लेकिन आपकी जो मरकरी है, वह पारा जिसे आप कहते हो, वह एक द्रव धातु है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, आवोगाद्रो नियम कहलाता है। तो गाइस इसका सही उत्तर आपको बता दूं, आवोगाद्रो नियम क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका सही उत्तर आपका होगा एटीपी पर सभी गैसों के समान आयतन में समान गुण। ओके, एटीपी पर सभी गैसों के समान आयतन में समान अणु, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइस कौन सा वाला उत्तर सही हो जाएगा आपका? एटीपी पर सभी पदार्थों के समान आयतन में समान अणु होते हैं, ये आवोगाद्रो नियम है आपका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे बड़े आ जाते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत चले जाती है। पीडीएफ को सही से हम लोग यहाँ पे जूम नहीं कर पाते हैं। ओके, दिक्कत जाती है। चलिए, व्हेन ऑक्सीडेशन अकवर्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था खालिस्तान होती, घटती है, वही रहती है, बढ़ती है या दोगुनी होती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जब ऑक्सीकरण होता है तो आपके जो एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी हो जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझना होगा आपको कि फ्रॉम द टेबल बिलो आइडेंटिफाई द सिटी एट विच वाटर विल बॉयल फर्स्ट। नीचे दी गई सारणी में उस शहर की पहचान कीजिए जहां पानी पहले उबलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ सिटीज़ का नाम दिया है आपके सामने, जैसे सिटीज़ दिया है दिल्ली, मैसूर, शिमला, पुणे। देन यहाँ पे 8 पर इन न्यूटन मीटर स्क्वायर में आपका टेम्परेचर दिया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे बताना है, यानी दाब दिया है आपका, क्या दिया है, दाब दिया है, प्रेशर दिया है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपका अलग अलग दिल्ली का, देखिए अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग दाब दिया है और पूछा है कि पानी सबसे पहले कौन से दाब पर उबलेगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले नोट डाउन करने लायक आपका है कि दाब, जब आपका दाब अगर जितना कम होगा गाइस, ओके, आपका दाब जितना कम होगा पानी उतने जल्दी उबलेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किसका दाब सबसे कम है। तो गाइस यहाँ पे देखिए शिमला का दाब सबसे कम दिखाई दे रहा है। अब गाइस बता दूँ, जैसे ही आप पहाड़ियों पे चढ़ते हो तो वहाँ पे आपका जो है प्रेशर कम होने लगता है, देन वहाँ पे खाना आपका जल्दी पकता है। यही रीज़न है आपका कि जैसे जैसे दाब आपका कम होता है वैसे वैसे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको आप क्वथनांक कहते हो, जिस पे पानी उबलता है बॉइलिंग पॉइंट पे, क्वथनांक पे, वो आपका बढ़ जाता है जैसे जैसे प्रेशर कम होता है, जैसे जैसे दाब कम होता है। तो गाइस यहाँ पे जो है शिमला का प्रेशर कम है, सबसे कम किसका है, शिमला का। तो यहीं पे सबसे पहले पानी उबलेगा या खाना पकेगा, जो भी यहीं पे सबसे पहले होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, शिमला। तो नोट डाउन कर ले आप लोग, शिमला इसका सही उत्तर होगा। आपको कोई भी सिटी का नाम दे दे या अलग अलग यहाँ पे दाब दे दे या प्रेशर दे दे, तो आपको सबसे कम प्रेशर को देखना है, वहीं पे ही पानी पहले उबलेगा। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सिट्रस फल किसका मुख्य स्रोत है। बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये जो सिट्रस फल कहलाते हैं ये कहलाते हैं खट्टे फल। ओके,
कैसे फल? खट्टे फल। और गाइस जितने भी खट्टे फल होते हैं वह विटामिन सी का सबसे बेस्ट उदाहरण होते हैं। आपको ध्यान में रखना है किसका? विटामिन सी का बेस्ट उदाहरण होते हैं। और विटामिन सी आपको ध्यान में रखना है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ओके गाइस, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ओके, देन आपका जो मसूड़े में खून जमा हो जाता है, खराब खून निकलता है, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ओके गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है तो आपको ध्यान में रखना है। आपका जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। जितनी बातें बोल रहा हूँ आप नोट डाउन करें। रेटिनॉल होता है क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। और इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। ओके गाइस, देन आपका विटामिन डी की बात कर ले तो विटामिन डी आपका जो है उससे रिकेटस रोग होता है। क्या होता है? चलो, विटामिन डी का सबसे पहले रासायनिक नाम नोट कीजिए आप। ये होता है आपका क्या? राइबोफ्लोविन। और देन उसके जो कमी से रोग होता है विटामिन डी के, वो आपको याद में रखना है। वो क्या होता है? रिकेटस रोग होता है, जो कि हड्डियों का रोग होता है। और यहाँ पे आपके जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, वो मुख्य स्रोत है विटामिन डी का। तो गाइस इतनी जो बातें बताया हूँ मैंने वो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे बता दूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बताया मैंने आपको, सिट्रस यानी खट्टे फल होते हैं। देन जैसे आपका हो गया बेर, ओके, आंवला हो गया, ये सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत हुए, है ना। सबसे अच्छा आंवला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन सी। तो गाइस समझ में आ गया होगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर का क्वेश्चन। ओके, देखिए, मिल्क इज पेक्ड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ संवेष्टन दुग्ध की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे ही आपने देखा होगा, आप पैकेट का दूध लेते हो, ओके गाइस, तो वह पेकिंग होता है, तो वह किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा पेक होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो गाइस आपको याद में रखना है, आपका जो दूध पेक होता है वह पाश्चुराइजेशन की क्रिया के कारण होता है। किसके कारण? पाश्चुरीकरण की क्रिया के कारण होता है, संवेष्टन दुग्ध की प्रक्रिया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गाइस 22 नंबर का क्वेश्चन। और 22 नंबर का क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ विच माइक्रोजेनिज्म ऑन शुगर। चीनी के किण्वन में कौन से सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, चीनी के जो किण्वन होता है उसमें आपका पाया जाता है, क्या पाया जाता है गाइस? ईस्ट पाया जाता है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहे। गाइस यहाँ पे देखा जा रहा है आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जिसकी वजह से हमें काफ़ी निराशा मिलती है। विच टाइप ऑफ फूड इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। गाइस काफ़ी मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, एक एक PDF से क्वेश्चन निकाला जा रहा है। किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज। बताना है आप लोगों को किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका याद रखना आप लोग। चलिए बता दूं आपको मैं, जो आपका विटामिन और मिनरल्स होता है वह आपका सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है। क्यों गाइस? क्योंकि आप सभी साथियों को बता दूं कि जो विटामिन और खनिज है उनको बॉडी एब्जॉर्व करती है। ओके गाइस, और हम ये जो तीनों फूड लेते हैं, ओके, फूड के रूप में हम लोग जो है, मनुष्य लोग न्यूट्रिशन जो लेते हैं वह कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा खाते हैं और प्रोटीन खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जैसे चावल खा लिए, ओके, वसा में हमको वसा तेल से मिल जाती है, ओके, प्रोटीन हमको दालों से मिल जाती है और सोयाबीन वगैरह से मिल जाती है। देन ये जो फूड खाते हैं गाइस, है ना, तो इनका जो पाचन होता है उसके बाद आपके विटामिन एवं मिनरल्स निकलते हैं, बनते हैं, जिनको बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, यानी बॉडी में सुरक्षित कर लेती है भोजन को। तो गाइस ये एक प्रकार से सुरक्षात्मक हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन एवं खनिज क्या करते हैं? हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। तो ये कैसे हो गए? ये आपका भोजन हो गया सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है। कौन सा? विटामिन और खनिज। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन फाउंड इन येलो और ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पीली
तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है। वह कहलाता है जीजेंथिन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जेंथेनाइट। तो गाइस यहाँ पे आपको इसका सही उत्तर याद में रखना है बीटा कैरोटीन। ओके, बीटा कैरोटीन पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी स्रोत पाया जाता है, तो यह बीटा कैरोटीन के कारण होता है। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है ये आपका बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और बीटा कैरोटीन, कैरोटीन मतलब पीला रंग। ओके गाइस, जैसे ही किसी भी पिगमेंट में पीला रंग दिखाई दे रहा है तो वो कैरोटीन के कारण दिखाई दे रहा है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर, पोषण किसके लिए आवश्यक है? जैविक प्रक्रम के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने में, शरीर की वृद्धि करने में, शरीर के रखरखाव में। तो गाइस यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी साथियों का उत्तर होगा डी। ओके, क्योंकि जो पोषण है वह, न्यूट्रिशन है वह क्यों आवश्यक है? वह हमारे जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा देता है, एनर्जी प्रदान करता है, हमारी शरीर की वृद्धि करता है और शरीर के रखरखाव तथा मरम्मत के लिए यूज होता है। भोजन क्यों लेते हो, न्यूट्रिशन क्यों लेते हो आप लोग? ताकि आपकी बॉडी अच्छे से काम कर सके। और काम कब करेगी? जब आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। ओके गाइस, देन अगर आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी तो आपके बॉडी में ग्रोथ होगा। देन आपका जो ग्रोथ होगा आपके, यानी आपको एनर्जी मिलेगी तो आपके शरीर के रखरखाव तथा मरम्मत के लिए होगी वो। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, तांबा, लोहा, सोना। गाइस बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना, इसका आंसर सही होगा गोल्ड। ओके, गोल्ड हम लोग आभूषण बनाने के लिए यूज़ करते हैं गाइस। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि आपका कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है आपका शरीर में, और आयरन भी पाया जाता है। आयरन, अगर मनुष्य की बॉडी में आयरन नहीं है, ओके गाइस, क्या मनुष्य की बॉडी में आयरन नहीं है तो आपको एनीमिया की बीमारी हो जाएगी, यानी खून की कमी हो जाएगी आपको। आप आयरन की गोली लेते हो ना आप खून की कमी पूरा करने के लिए, बस ये आपकी बॉडी में पाया जाता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, आयरन जो है वह हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कहाँ? हीमोग्लोबिन में, है ना। जो रक्त का लाल रंग पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ओके, जिसके कारण रक्त बनता है आयरन के कारण। और आयरन का सबसे अच्छा स्रोत आपके पालक होता है। ओके, पालक की सब्जी आपकी आयरन की, पालक के पत्तों में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है आपको गाइस। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव? ओके गाइस, तो निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण कृत्रिम है? चीनी, नमक, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है, बेंजोइक अम्ल इसका सही आंसर होगा। आर्टिफिशियल कृत्रिम कौन सा है? संरक्षण कृत्रिम। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आप लोगों को बार बार बता देता हूँ मैं, जैसे शुगर, चीनी जो है आपका। ओके, इसके बाद देन आपका नमक का आपको ध्यान में रखना है, जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है। ओके, सोडियम क्लोराइड इसे साधारण नमक भी कहा जाता है, NaCl को। ओके, तो ध्यान में रखना है आपको। देन उसके बाद आपको यहाँ पे बताया था मैंने, एसिटिक अम्ल सिरके में यूज़ किया जाता है। देन इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है CH3COOH। तो गाइस फॉर्मूले भी आप याद किया करें, ताकि आपको एग्जाम में पूछे तो आप टेंशन ना ले और आपसे सभी क्वेश्चन बन जाए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाज द फाउंडर ऑफ लॉ ऑफ हेरेडिटी? अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया और शानदार, डार्विन, लैमार्क, मेंडल, लिनियस। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पे अनुवांशिकी के जनक कौन है ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस जो आपके मेंडल है, कौन? मेंडल नाम के साइंटिस्ट, वह अनुवांशिकी के जनक है गाइस। इन्होंने जो आप अपना प्रयोग किया था जेनेटिक्स पे, वह आपका मटर का पौधा लिया था गाइस। किसका? मटर का पौधा। आपको एग्जाम में पूछेगा कि आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की खोज करने के लिए मेंडल ने
किस पौधे का उपयोग किया था? तो आपको ध्यान में रखना है गाइस, मटर के पौधे का उपयोग किया था। देन आपका यहाँ पे डार्विन जो आया है वह विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, जैव जीवों के विकास से संबंधित है। ओके गाइस, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय। स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता खालिस्तान के द्वारा पूरी होती है। देखिए नोट कीजिए, यहाँ पे क्या पूछा है? स्वपोषी जीवधारियों के लिए। स्वपोषी बोले जो अपना भोजन खुद बनाते, अपना पोषण का उपयोग खुद करते हैं, यानी खुद अपना भोजन बनाते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं। तो उन जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता खालिस्तान के द्वारा पूरी होती है। तो गाइस आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, जो स्वपोषी होते हैं वह कौन होते हैं? तो प्लांट्स होते हैं। आपके पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। और यह प्रोसेस किसके द्वारा करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन सी गैसें भाग लेती है, यह आपसे मैंने चर्चा किया था। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके गाइस, यहाँ पे H2O जिसको आप जल कहते हो। देन आपका जल वाष्प भी भाग लेता है और सूर्य का प्रकाश भी भाग लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन आप यहाँ पे आपको क्लोरोफिल भी भाग लेता है, जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही पाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? आमाशय, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय या लार ग्रंथि? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है वह आपकी पाचन ग्रंथि नहीं है। बाकी सभी आमाशय, अग्नाशय और लार ग्रंथि ये आपकी पाचन ग्रंथि या है। एक्चुअली में जो एड्रिनल ग्रंथि है वहाँ से आपकी वृद्धि हार्मोन निकलता है। कौन सा? वृद्धि हार्मोन निकलता है, जो मनुष्य की बॉडी, मनुष्य के शरीर को ग्रोथ करवाता है, वृद्धि करवाता है, एड्रिनल हार्मोन। और ये कहाँ पाया जाता है एड्रिनल ग्रंथि? तो ये आपकी किडनी में पाई जाती है। कहाँ गाइस? आपके किडनी में पाया जाता है। यानी आपकी किडनी कितनी होती है? 2 किडनी होती है, दोनों साइड एक एक एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और आपका जो अग्नाशय है, पेनक्रियास, इसमें आपका एक हार्मोन पाया जाता है। ओके, उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर का क्वेश्चन। ओके, अ कलेक्शन ऑफ स्पेसीज विच बियर क्लोज रिसेम्बलेंस टू वन अनदर। एकत्रित की गई जीवों की जातियाँ जो एक दूसरे से समानता रखती है वह कहलाती है। एकत्रित की गई जीवों की जातियाँ जो एक दूसरे से समानता रखती है क्या कहलाती है? तो गाइस यहाँ पे आपको सीधे से ध्यान देना है कि जैसे आप हो गए, ओके, देन उसके नीचे आपके, कहना चाहिए आपकी संतान हो गई, तो उनमें भी कुछ समानताएं पाई जाएगी। तो गाइस ये किस प्रकार चली आ रही है? वंश के अनुसार, आपके वंश के अनुसार चली आ रही है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस? वंश, जेनस यानी जिसे जेनेटिक्स, अनुवांशिक गुण कहते हैं। ये वंशनावली के कारण होते हैं ना, वंश के कारण होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर का क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना है जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्ति, स्वतः परिवर्तन, पीढ़ी जीवन या अबायोजेनेसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्ति। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विच एमंग द 4 आर नॉट होमोलॉगस ऑर्गेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय अंग नहीं है? हमारे हाथ एवं हाथी के अग्रपाद, हमारे दांत एवं
हाथी के दांत, आलू एवं शकरकंद, या आपका एक ऑप्शन है कुमरथित प्रतान एवं नागफनी के फाइलोक्लेड। तो इनमें से कौन से समजातीय अंग नहीं है ये आपको बताना है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है आलू और शकरकंद आपके समजातीय अंग नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट स्पेसिफिक टू क्लास मेमेलिया। निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है? जीवा, कशेरुकी, स्तनधारी ग्रंथि, डायफ्राम या मेरुदंड। तो आपको ध्यान में रखना है जो आपके स्तनधारी वर्ग होते हैं उनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता फाइलम कार्डेटा के लिए गलत गुण है? नोटोकार्डेटा की उपस्थिति, मेरुदंड की उपस्थिति, युग्मित क्लोन छिद्र की उपस्थिति, या पाचक तंत्र के। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा गाइस? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मेरुदंड की उपस्थिति। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन आपका है, द पर्सन सीटिंग इन द बस स्टैंड्स टू फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टैंड्स सडनली ड्यू टू। जब अचानक बस चलती है तब बस में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो स्थिर आघूर्ण, गति आघूर्ण, संवेग आघूर्ण या दिशा आघूर्ण। तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आपका स्थिर आघूर्ण के कारण होता है। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, आपके जड़त्व के कारण होता है। ये जड़त्व आघूर्ण या स्थिर आघूर्ण के कारण ऐसा होता है गाइस। अगर अचानक बस चलती है तब बस में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, और जैसे अचानक ब्रेक लगा कर रुक जाए तो व्यक्ति सामने की ओर झुकता है। ये आपके जड़त्व के गुण के कारण होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 37 नंबर का क्वेश्चन है, एक्शन एंड रिएक्शन क्रिया। क्वेश्चन ओके, एक्शन एंड रिएक्शन क्रिया और प्रतिक्रिया है हमेशा बराबर और विपरीत। ओके गाइस, तो इसका सही उत्तर यही होगा कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा बराबर और विपरीत होती है। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश मैं करूँगा कि अगर कोई दीवार है गाइस, ओके, देन आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, किस पे? इस पे फोर्स लगा रहे हो आप। तो आपने क्या किया? यहाँ पे क्रिया किया, तो देन अपोजिट में आपके दीवार जो है उतना ही बल आपके तरफ लगाएगी। क्या? रिएक्शन, आपके तरफ वो रिएक्शन करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। तो ये होता है आपका, दोनों ही इक्वल होते हैं। ओके, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा बराबर और विपरीत होते हैं। ये आपका कौन सा नियम है? तो न्यूटन का दूसरा नियम है, आपको ध्यान में रखना है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का आपका दूसरा नियम है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, उन सभी नियम को यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है। ओके, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया है, रिकॉलिंग ऑफ गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा, या न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या दाब का नियम। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, अभी हमने जिक्र किया था। तो ये जो आपका नियम है, बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग रिटर्न जाना चाहेंगे इस क्वेश्चन में गाइस, मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। ओके, और हाँ, हमसे कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये जो आपका नियम है, जब अचानक बस चलती है तब बस में बैठा व्यक्ति पीछे की ओर, ये तो जड़त्व वाला होता है ये। ओके, हाँ, हम ये 37 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने नियम बताया था वो न्यूटन का तीसरा नियम है। ओके, न्यूटन का तीसरा नियम है, आपको ध्यान में रखना है। और ये नियम कौन सा है?
प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। बस यही आपको यहाँ पे बताने के लिए मैंने वापस रिटर्न किया था, ताकि हमसे गलती ना हो पाए। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु 2r व्यास वाले वृत्ताकार पथ में गति कर रही है। आधे चक्कर के बाद इसका विस्थापन क्या होगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि आधे चक्कर के बाद इसका विस्थापन क्या होगा, तो मात्र 2r होगा। ओके गाइस, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर का है। 40 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है? द फंक्शन ऑफ मड गार्ड इज बेस्ड ऑन। पंख रक्षक का कार्य किस पर आधारित होता है? पंख रक्षक का आपने देखा होगा आपके वाहन में मड गार्ड यानी जो लगा होता है, मड गार्ड जो आपकी कीचड़ से रक्षा करता है बारिशों में, वो किस कार्य पे बेस्ड है, किस पर आधारित है? स्थिर आघूर्ण, गति आघूर्ण, या दिशा, या रेखीय संवेग? तो किस पे है ये आपका दिशा आघूर्ण पे, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ये वो कि पंख रक्षक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, रस्साकशी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या है? धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, या अपरिभाषित कार्य? तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इनके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है, पॉजिटिव कार्य होता है। ओके, पॉजिटिव कार्य होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन, जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में? तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ आपका सही उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। गाइस हमने कुछ कार्य किया, अपने हाथों को ऐसे प्रेशर से रगड़ा है हमने, तो हमारा यानी कोई बल लग रहा है, कोई मैकेनिज्म लग रहा है। ओके, देन उसके बाद आपकी हीट उत्पन्न हो रही, तो ये आपका क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन आपका है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इज। आपका क्वेश्चन है, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपका जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वह आपका क्या होता है? तो आपका जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है तो ये होता है आपका m इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ओके, देन आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh होती है। ओके, mgh, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों फॉर्मूले, स्थितिज ऊर्जा आपकी हाफ एम वी स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपकी हाफ एम वी स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा आपकी mgh होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करती है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गाइस इसका सही उत्तर बता देंगे हम क्या होगा, देन उसके बाद आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल लाया जाएगा एक अलग वीडियो में। 2.5 जूल इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए टाइम लगता है। यदि किसी वस्तु की चाल आधी की जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो आपको ध्यान में रखना है, किसी वस्तु की चाल अगर आधी की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। वो कैसे गाइस? अभी आपको मैंने क्या बताया था, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देन अगर हम जो ये यहाँ v है वो उसकी चाल है, उसको अगर हम आधी कर देते हैं गाइस तो वो आपका क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विंटर्स स्वेटर्स कीप अस वार्म ड्यू टू द फैक्ट दैट, सर्दियों में स्वेटर हमें किस कारण से गर्म रखते हैं? शारीरिक की गर्मी को रोकते हैं, हवा को छिद्रों में फंसाते हैं जो कि अल्पचालक होते हैं। ए व बी दोनों तो बोथ ऑफ यू हो गएगा, इसको ध्यान में रखना है, इसका आंसर दोनों होगा। हम स्वेटर क्यों पहनते हैं सर्दी में? ताकि शरीर की गर्मी को ये जो है स्वेटर वो रोके, बाहर ना जाने दे, और हवा को छिद्रों में फंसाते हैं जो कि अल्पचालक है। ओके, ये दोनों काम करते हैं, तब जाके हमको स्वेटर वगैरह पहनते तो गर्मी महसूस होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर का है। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड द मैक्सिमम राइज विल बी इन इट्स, जब एक वस्तु में उष्मा उत्पन्न होती है तब अधिकतम उत्थान किसमें होगा? तो गाइस, लंबाई में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, आयतन में या घनत्व में? तो आपको ध्यान में रखना है, ये होगा आयतन में। ओके, अधिकतम उत्थान आपके आयतन में होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है और ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो ये अभी तो हम इसका आंसर बता दे रहे, आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करना अपने से, वरना हम तो इसके लेक्चर लाएंगे ही। दो वस्तु ए व बी जिनका द्रव्यमान 0.5 kg व 0.3 kg है और दोनों वस्तु क्रमशः तथा तापमान क्रमशः 60 डिग्री सेल्सियस व 90 डिग्री सेल्सियस है, आपस में एक चालन छड़ द्वारा जुड़ी हुई है, तो ऊष्मा का प्रभाव होगा। तो यहाँ पे आपको इसका सही उत्तर बता देते हैं हम, बाकी आपको इसका सही उत्तर करके लाना है। बी इसका सही उत्तर होगा, बी से ए की ओर गाइस। ओके, बढ़ेंगे 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर का क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा गणितीय संबंध गलत है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ओके गाइस, ये सभी गणितीय संबंध सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर का क्वेश्चन। ओके, जब किसी वस्तु का ऊष्मा दी जाती है, जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तब उसमें उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस का जो होता है उत्थान होता है, तो वह ऊष्मा होगी, वह ऊष्मा धारिता होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या होगी? ऊष्मा धारिता होगी। ओके, तो गाइस यह थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। फिर हम लोग लेके आएंगे क्लास